कभी सोचा है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों प्रजातियों को आखिर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? आज हम इसी बड़े विशाल सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है ना? सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स इसी सवाल से जूझते रहे हैं कि जिंदगी के इतने सारे फॉर्म्स, इतनी डाइवर्सिटी, इसमें कोई ऑर्डर, कोई मतलब कैसे निकाला जाए। तो शुरुआत में कोशिशें तो हुई, जैसे एंशिएंट ग्रीस में एरिस्टोटल ने की। फिर 1700s में कार्ल लिनेयस आए, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया, प्लांटे यानी पौधे और एनिमेलिया यानी जानवर। ये सब बस देखकर सिंपल ऑब्जर्वेशंस पर बेस था, लेकिन साइंस को इससे कहीं ज्यादा मजबूत सिस्टम की जरूरत थी। और फिर 1969 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। देखिए, लिनेयस का सिस्टम अपने जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी था, इसमें कोई शक नहीं। पर साइंस तो कभी एक जगह रुकता नहीं है ना। जैसे जैसे हमारे टूल्स, हमारी टेक्नोलॉजी बेटर हुई, इस सिस्टम की कमियां सामने आने लगीं। समस्या ये थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो पूरी तरह से पौधे थे, ना ही जानवर। मतलब फंजाई को कहाँ रखें? क्या वो पौधे हैं? और बैक्टीरिया, जिनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता। फिर अमीबा जैसे सिंगल सेल वाले जीव, ये सब कहाँ जाएंगे? ये एक तरह से बायोलॉजिकल मिसफिट्स का ग्रुप बन गया था। चलिए, फंगी का ही केस लेते हैं। उन्हें पौधों के साथ रखा गया था, पर वो पौधों से बिल्कुल अलग है। पौधे, जैसा कि हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन फंगी, वो तो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और तो और, पौधों की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, जबकि फंगी की बनी होती है काइटिन से। मतलब फंडामेंटल लेवल पे ही कितना बड़ा फर्क है। तो इस पूरी कंफ्यूजन के बीच 1969 में आए बायोलॉजिस्ट आर.एच. विटेकर। उन्होंने एक नया आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, रुको, हमें सिर्फ बाहर से देखकर चीजों को क्लासिफाई नहीं करना चाहिए, हमें और गहराई में जाना होगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया इस्तेमाल करने होंगे। तो अब सिर्फ ये नहीं देखना था कि कोई ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है। विटेकर ने ज्यादा फंडामेंटल चीजों पर फोकस किया, जैसे क्या सेल प्रोकैरियोटिक है, क्या यूकैरियोटिक, बॉडी सिंगल सेल की है या मल्टी सेल्ड की, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, खुद खाना बनाते हैं या दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और तो और उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। ये अप्रोच पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। और इन्हीं क्राइटेरिया को यूज करके विटेकर ने लाइफ को 5 अलग अलग किंगडम्स में बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। और बस इस एक सिस्टम ने क्लासिफिकेशन की वो सारी पुरानी पहेलियां सुलझा दी जो सालों से साइंटिस्ट को परेशान कर रही थी। तो चलिए, अब एक एक करके इन किंगडम्स का एक क्विक टूर लेते हैं और देखते हैं कि इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा। ये है बैक्टीरिया का किंगडम। इसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, यानी वो जीव जिनकी सेल्स में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। पहली बार इन्हें अपनी एक अलग प्रॉपर कैटेगरी मिली। और भले ही इनका स्ट्रक्चर सिंपल लगे, बैक्टीरिया में अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी है। इनके शेप्स देखिए, गोल, रॉड शेप्ड, स्पाइरल, और ये मेटाबॉलिक लेवल पर इतने वर्सेटाइल हैं कि ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, उबलते गर्म पानी के झरनों से लेकर डीप सी वेंट्स तक। इसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा, और इसे मजाक में मिसफिट्स का किंगडम भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं जो कहीं और फिट नहीं हो रहे थे। एक तरह से ये बाकी किंगडम्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इस किंगडम ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। पहले क्या होता था? अमीबा को जानवरों के साथ रख दिया, क्लामिडोमोनास को पौधों के साथ। प्रोटिस्टा ने इन सभी सिंगल सेल्ड मिसफिट्स को एक छत के नीचे लाकर सारा कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। और हाँ, फंजाई। आखिरकार फंजाई को भी अपना अलग किंगडम मिला। अब वो पौधों के कोई अजीब रिश्तेदार नहीं थे। उन्हें नेचर के एसेंशियल रीसाइकलर्स यानी डीकम्पोजर्स के तौर पर उनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी मिली। देखिए, यीस्ट को छोड़ दें जो सिंगल सेल होते हैं, ज्यादातर फंगाई फिलामेंटस होते हैं। मतलब उनके शरीर पतले धागे जैसी स्ट्रक्चर्स से बने होते हैं, जिन्हें हाइफे कहते हैं। और यही स्ट्रक्चर उन्हें बाकी सभी लाइफ फॉर्म से बिल्कुल अलग बनाता है। तो विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम काफी हद तक कामयाब रहा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ चीजें अभी भी हैं जो इस सिस्टम में भी फिट नहीं होती, और ये हमें याद दिलाता है कि साइंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बात करते हैं वायरसेस की। ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा पजल है।
क्या ये जिंदा है या नहीं, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की उस धुंधली सी बॉर्डर लाइन पर रहते हैं। जब तक ये किसी होस्ट सेल के बाहर हैं, ये बिल्कुल नॉन लिविंग है, इनर्ट। पर जैसे ही इन्हें एक सेल मिलती है, ये उसकी पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, इन सब में एक चीज कॉमन है, इनके पास सेल नहीं है, और सेल तो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। इसीलिए ये 5 किंगडम सिस्टम में कहीं भी फिट नहीं होते। ये पूरी तरह से एक अलग ही कैटेगरी है। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है, क्लासिफिकेशन की कहानी कभी खत्म नहीं होती। 2 किंगडम सिस्टम से हम 5 किंगडम सिस्टम तक आए, और अब तो 3 डोमेन सिस्टम भी है जो हमारी समझ को और रिफाइन करता है। साइंस ऐसे ही इवॉल्व होता है। लाइफ के इस विशाल वेब को समझने और उसे ऑर्डर देने की ये जो कोशिश है, ये हमेशा चलती रहेगी। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, कौन जाने हमें और क्या क्या नई चीजें पता चले और दुनिया को देखने के कितने नए नजरिए मिले।